हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं कोलिजन पे बातें करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेंटर ऑफ मास चैप्टर का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे कोलिजन की बात करूँ तो दो तरीके के कोलिजन यहाँ पे बताऊंगा मैं। एक तो होगा कोलिजन इन कॉन्टैक्ट और दूसरा है कोलिजन विदाउट कॉन्टैक्ट। अब देखो कोलिजन, अच्छा इसी कोलिजन इन कॉन्टैक्ट को हम ये भी बोलते हैं फिजिकल कोलिजन। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फिजिकल कोलिजन पर ही बातें चल रही होंगी। अभी देखो फिजिकल कोलिजन क्या होता है कि m1 मास का पार्टिकल मैंने v1 वेलोसिटी से ऐसे भेजा और m2 मास का पार्टिकल ऐसे v2 वेलोसिटी से भेजा। थोड़े समय बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, ये v1 से चल रहा होगा और ये v2 से मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है बेसिकली, तो कोलिजन हो कैसे रहा है, कांटेक्ट में आके हो रहा है। अच्छा, कोलिजन का मतलब क्या होता है, दो बॉडी का टकराना। यहाँ पे फिजिकल कोलिजन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आके हो रहा है, यहाँ पे वास्तव में टकरा रही है बॉडी। तो इस तरीके को कोलिजन को फिजिकल कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन विदाउट कांटेक्ट क्या है, कोलिजन विदाउट कांटेक्ट, मान लिया मैंने Q1 चार्ज लिया जो ऐसे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक Q2 चार्ज लिया जो ऐसे v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आफ्टर सम टाइम होगा क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, तो थोड़े समय बाद क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगे और जैसे जैसे पास आएंगे तो इनके बीच का रिपल्शन और तेजी से बढ़ रहा होगा। तो जब रिपल्शन तेजी से बढ़ रहा होगा तो शायद ऐसा होगा कि Q1 तो यहीं पे रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी यहीं ज़ीरो हो जाएगी और Q2 यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आके कोलिजन नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे ये यहीं रुक जाएंगे, इसके बाद ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेंगे। तो ये वाला कोलिजन तो कोलिजन विदाउट कांटेक्ट है और ये वाला जो कोलिजन है ये फिजिकल कोलिजन या कोलिजन इन कांटेक्ट। अब बात करते हैं हम कोलिजन की डेफिनेशन की। तो कोलिजन की डेफिनेशन हम ऐसे नहीं दे सकते कि दो बॉडी एक दूसरे को टकराएं, क्योंकि ये भी एक कोलिजन होता है विदाउट कांटेक्ट का। तो यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा दो बॉडी के बीच में, फिर भी हम इसको कोलिजन कहेंगे। तो अब देखो कोलिजन की डेफिनेशन मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। तो कोलिजन बेसिकली है क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। It is a process of transfer of momentum by internal forces. तो कोलिजन की जो डेफिनेशन है वो ये है। और कोलिजन दो तरीके के होंगे, एक तो कोलिजन इन कांटेक्ट, एक कोलिजन विदाउट कांटेक्ट। टकराना जरूरी नहीं है कोलिजन के अंदर, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल कोलिजन की बातें करेंगे। तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने कोलिजन को डिस्क्राइब किया है। हाय, लास्ट वीडियो में मैंने कोलिजन की डेफिनेशन तक कवर किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। कोलिजन को मैंने जो डिस्क्राइब किया था वो था ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं बाय इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं एक केस लेके। मान लिया मैंने एक m1 मास की बॉल को v1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है इस तरीके से, और मेरे पास एक बॉल और है m2 मास की जो ऐसे v2 वेलोसिटी से चल रही है। यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि v1 जो है v2 से ज़्यादा है। तो होगा क्या, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम m1 और m2 जस्ट कांटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जस्ट कांटेक्ट मतलब जस्ट टच कर गया होगा m1 m2 को। ये अभी भी v1 से चल रहा है, ये अभी भी v2 से चल रहा है। ठीक है, ये वाली स्थिति कैसी है, जस्ट कांटेक्ट की। यहां पे जस्ट कांटेक्ट हो रहा है दो बॉल के बीच में। v1 अभी भी ज्यादा है किससे, v2 से। तो अब जब ये कांटेक्ट कर गए हैं तो v1 ज्यादा होने की वजह से यहां पे होगा क्या, m1 विल पुश m2। तो m1 m2 को पुश करेगा, और ये m1 m2 को जब पुश करेगा तो बेसिकली वो करेगा क्या,
ट्रांसफर करेगा मोमेंटम को। यहां पे अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन किसको मोमेंटम दे रहा है, m1 m2 को अब मोमेंटम ट्रांसफर करना स्टार्ट करे। तो अब होगा क्या कि v1 की वैल्यू घटेगी और v2 की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो अब देखो क्या क्या चीजें स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ इसके बाद, जस्ट कांटेक्ट के बाद। एक तो मोमेंटम ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से v1 घटने लगेगा, v2 बढ़ने लगेगा। एक तीसरी चीज और स्टार्ट हो जाएगी, डिफॉर्मेशन इन शेप, डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, तो अब इन दोनों का शेप जो है आगे बदलने लगेगा। ठीक, अच्छा कुछ और चीजें हो जाएंगी वो भी लिख लेते हैं। जैसे अगर v1 घटेगा v2 बढ़ेगा, है ना, और डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने से होगा क्या, शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शेप चेंज होने से होगा जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है, मतलब बॉल m1 और बॉल m2 की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल्स। तो आप देखो मैंने यहां पे सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं। ठीक है, तो इसके बाद की मैं पिक्चर बना लेता हूं। जैसे मान लो m1 का शेप कुछ ऐसा हो गया होगा और m2 का शेप कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया होगा। अच्छा, m1 m2 का शेप चेंज हो गया होगा। यहां से यहां तक ये जो पिक्चर है ये मैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की पिक्चर बना रहा हूं। मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या है कि अब इसके बाद इनका शेप चेंज नहीं होगा, इसके बाद इनका शेप क्या होगा, रिगेन होगा, वापस से उसी शेप में आने की कोशिश करेंगे जिस शेप में ये पहले थे। ठीक है, अच्छा तो यहां से यहां तक ये सारी चीजें हो रही हैं, यहां से यहां तक जब तक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ना, ये सारी चीजें कहां से कहां तक हो रही हैं, जस्ट कांटेक्ट से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बीच में ये सारी चीजें होंगी। मोमेंटम ट्रांसफर होगा, v1 घटेगा, v2 बढ़ेगा, डिफॉर्मेशन होगा m1 m2 में, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अच्छा यहां पे एक नोट करने वाली बात यह है कि एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्थिति पैदा होगी उस समय v1 और v2 बराबर हो चुके होंगे। क्यों क्यों बराबर हो चुके होंगे वो समझ लो, v1 घटेगा v2 बढ़ेगा, इसका मतलब v1 अपनी वैल्यू को घटा रहा होगा, v2 अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा होगा। एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों की वैल्यू बराबर हो चुकी होगी, और जब वैल्यू बराबर हो चुकी होगी, ये देखो v1 ज्यादा है v2 कम है इसलिए इसको पुश कर रहा है, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी उसके बाद डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ये भी v से चलने लगेगा और ये भी v से चलने लगेगा। समझ गए आप? तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के केस पर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एक तो ये हो जाएगा v1 बराबर v2, इसको मैं v बोल देता हूं। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना सिस्टम की वो मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एट दिस टाइम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में जो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या होगी, मैक्सिमम। जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ही चेंज हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी में, तो जब डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम होगी वो होगी हाफ m1v² प्लस हाफ m2v², क्योंकि दोनों बॉल की वेलोसिटी बराबर हो चुकी है जो मैंने v सपोज कर लिया है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे खाली खाली कोलिजन में इंटरनल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इंटरनल फोर्सेस होने से सिस्टम के मोमेंटम पर, टोटल मोमेंटम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनिशियली अगर इस बॉल का मोमेंटम m1v1 है और इस बॉल का मोमेंटम m2v2 है, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2। और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का केस आया है तो सिस्टम का मोमेंटम है m1v प्लस m2v।
तो मैं यहाँ पे भी ये लोग बोल सकता हूँ ड्यू टू ओनली इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम पी सिस्टम बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है, इसको मैं आगे चल के पॉइंट आउट करूंगा सारी बातों को। तो मोमेंटम जो सिस्टम का रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनिशियली मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया, आप यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे लिख रहा हूँ मैं सारी बातें। तो इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम ये था, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आने पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू वी। तो मैं यहाँ पे v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से v आ गया। तो अब देखो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैं अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें पॉइंट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v होगा, और वो किसके बराबर होगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है, एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v²। और मैं अगर यहाँ से इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू v²। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और अगर मैं यहाँ से v का वैल्यू पॉइंट नंबर 1 से सब्सटीट्यूट करूँ, तो पॉइंट नंबर 1 में v की जो वैल्यू है वो है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2 टू द होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से एक m1 प्लस m2 कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 2m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। और वो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही कन्वर्ट हुई है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1v1²। इनिशियली मतलब जब बॉल ने कोलिजन करना जस्ट स्टार्ट, जब बॉल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ है ना, जब यहाँ पे हमने प्रोसेस स्टार्ट करवाया, m1 को v1 से भेजा, m2 को v2 से भेजा है, तो यहाँ पे खाली खाली बॉडी के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², ठीक है। और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने है ना ये, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 प्लस m2v2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इतनी हो गई, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इतनी हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाएगा, पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, अब कितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, आप निकालोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने नोट डाउन किए हैं, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे क्या क्या हो सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी हो जाएगी, है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होगा, आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, दे ट्राइज टू रिगेन देयर shape on basis of their इलास्टिक नेचर। उनका इलास्टिक नेचर कैसा है, उसके बेसिस पर वो अब शेप को रिगेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी। अच्छा देखो वो तीन केस क्या है, या तो कंप्लीटली शेप रिगेन हो जाएगा, कंप्लीट रिगेन इन शेप, रिगेन इन ओरिजिनल शेप, या तो पूरा का पूरा ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, या पार्शियल रिगेन होगा,
और थोड़ा बहुत रिगेन होगा लेकिन ओरिजिनल शेप को अक्वायर नहीं कर पाएगा। तीसरा केस है नो रिगेन इन शेप, कुछ भी शेप रिगेन ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बन रही हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो इन ओरिजिनल शेप होगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, और अगर पार्शियल रिगेन होगा तो उसको बोलेंगे पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। और अगर नो रिगेन इन शेप होगा तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे तीन तरीके के कोलिजन मैंने डिफाइन किए हैं। एक इलास्टिक कोलिजन, कब जब रिगेन इन शेप पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा वैसा ही हो जाए जैसा वो कोलिजन करने से पहले था बॉडी। पार्शियल रिगेन होगा तो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन, और कुछ भी अगर रिगेन नहीं होता है ओरिजिनल शेप में, कुछ भी रिगेन नहीं करता है, टकराने के बाद जैसा शेप बिगड़ा है वैसा ही वैसा पड़ा रहता है, तो वो बोलेंगे नो रिगेन इन शेप, और वहां पे वो कोलिजन होगा इन इलास्टिक कोलिजन। तो डिफॉर्मेशन के बाद ये हमें पता चलेगा कि वो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है या पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके के कोलिजन डिफाइन होंगे, इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो इन तीनों कोलिजन की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो आफ्टर कोलिजन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है, या इन इलास्टिक कोलिजन है। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाय, तो लास्ट वीडियो में मैंने कोलिजन के तीन टाइप डिस्क्राइब किए थे। तो कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, तो तीन टाइप वो कोलिजन के थे, इलास्टिक कोलिजन, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ये तीनों कोलिजन मतलब कौन इलास्टिक है, कौन पार्शियल इलास्टिक है और कौन इन इलास्टिक कोलिजन है, ये कब पता चलेगा? डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होने के बाद। अगर कंप्लीटली रिगेन कर लेता है शेप को तो इलास्टिक कोलिजन, और पार्शियल रिगेन करता है पार्शियल इलास्टिक कोलिजन, और बिल्कुल भी रिगेन नहीं करता है तो इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इलास्टिक कोलिजन का केस सबसे पहले। तो देखो क्या होता है इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, बॉडी विल रिगेन इट शेप, मतलब सही से लिख देते हैं इसको, बॉडीज विल, है ना, बॉडीज विल रिगेन इट शेप completely after collision। ठीक है, तो कोलिजन के बाद जो बॉडी होंगी वो अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेंगी, तो ऐसा कोलिजन कहलाएगा इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप समझने की कोशिश करो, अपने लास्ट वीडियो अगर देख रखी है तो वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कैसे किया था कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे जो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन देखो क्या होगा इसमें, आफ्टर कोलिजन तो जो वो डिफॉर्मेशन एनर्जी थी, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मत बोले, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगा। तो नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ। जैसे मान लिया ये m1 मास का बॉल है, ये v1 से चल रहा है, ये m2 मास का बॉल है, ये v2 से चल रहा है, और v1 v2 से ज़्यादा है। ये बिफोर कोलिजन की पिक्चर है, और आफ्टर कोलिजन की पिक्चर बना देता हूँ।
आफ्टर कोलिजन की पिक्चर है, इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होके वी वन डैश हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होके वी टू डैश हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमेशा नोट रखने वाली है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन लिख सकता हूँ, तो बिफोर कोलिजन एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू था सिस्टम का मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, ये हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। ये कहाँ से आया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया है। ठीक। दूसरी चीज मैं इलास्टिक कोलिजन में जान रहा हूं कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पहले मैं लिख लूं कोलिजन से पहले, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, और फाइनली कितनी हो जाएगी, हाफ एम वन वी वन डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन यहाँ पे ये आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से आई है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही ऐसा कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को तो कंजर्व सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कर सकते हैं, लेकिन ये मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन, वैलिड फॉर एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन के लिए वैलिड है ये मोमेंटम कंजर्वेशन। हाय, तो लास्ट वीडियो में मैंने इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कशन किया था, यहाँ पे मैं पार्शियल इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करूंगा। तो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि यहाँ पे जो आफ्टर डिफॉर्मेशन देयर इज पार्शियल रिगेन इन शेप, आफ्टर डिफॉर्मेशन पार्शियल रिगेन इन शेप। तो शेप में पार्शियल रिगेन होगा डिफॉर्मेशन होने के बाद। तो अब देखो क्या होगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी लॉस्ट। क्यों लॉस हो गई वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन कंप्लीटली रिगेन नहीं हो पाया ना, वो डिफॉर्मेशन कुछ ही हद तक रिगेन हुआ, बाकी का एनर्जी उसी के अंदर परमानेंटली स्टोर हो गया, वो डिसिपेट हो गया, वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया सिस्टम की। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी का लॉस जरूर हुआ होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, डेफिनेटली एक इक्वेशन तो पक्का लगा सकते हैं कि एम वन वी वन से चल रहा है और यहाँ पे एम टू वी टू से चल रहा है, ये बिफोर कोलिजन की पिक्चर है। और आफ्टर कोलिजन की पिक्चर में बना देता हूँ, यहाँ पे एम वन वी वन डैश से चलने लगा और एम टू वी टू डैश से चलने लगा, ये आफ्टर कोलिजन की पिक्चर है। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन डेफिनेटली आप लगा सकते हो, वहाँ पे लिखोगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश। ये इक्वेशन तो पक्का वैलिड होगी यहाँ पे, लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड बिकॉज कुछ ना कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में। फोर्थ पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड, विल नॉट बी कंजर्व्ड इन पार्शियल इलास्टिक कोलिजन, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। तो इन बातों को याद रखेंगे आप कि पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में कंप्लीटली रिगेन नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन अभी भी वैलिड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन इलास्टिक कोलिजन को देखेंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इन इलास्टिक कोलिजन में देयर विल नॉट बी एनी रिगेन, no regain in shape of body after deformation,
आफ्टर डिफॉर्मेशन ड्यू टू कोलिजन। तो कोलिजन के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ है, उस डिफॉर्मेशन के बाद कोई रिगेन ना हो अगर शेप में, तो वो कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हुई हैं तो आप मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली पिक्चर को इमेजिन करें, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद अगर शेप रिगेन नहीं होता है, और तो वो सिस्टम उसी तरीके से मूव करेगा जैसे वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट में पड़ा हुआ है। मतलब जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ चुकी है उसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला, और आपको ये पता होगा कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट पर वेलोसिटीज दोनों बॉडी की बराबर हो जाती थी। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन, bodies will move with common velocity। बॉडीज कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगी। आपको याद हो वो v कॉमन वेलोसिटी क्या होती थी? मान लिया एक m1 बॉडी है जो इनिशियली v1 से चल रही है, और एक m2 बॉडी है जो इनिशियली v2 से चल रही है, और v1 बड़ा है v2 से। तो कॉमन वेलोसिटी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे जो वेलोसिटी हमने वहाँ पे लिखी थी वो थी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस वेलोसिटी से अब पूरा का पूरा सिस्टम आफ्टर कोलिजन मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखें कि आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम की वेलोसिटी होगी, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, वो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी होगी, वो सेम हो जाएगी, और वो वेलोसिटी हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इनलास्टिक कोलिजन होगा। मान लिया ये बॉल है m1 v1 वेलोसिटी से बिफोर कोलिजन चल रही है, बॉल m2 v2 वेलोसिटी से चल रही है। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन का पिक्चर। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? फाइनली कोलिजन होने के बाद क्या होगा कि m1 और m2 एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे और दोनों एक ही वेलोसिटी vv से चलने लगेंगे, और ये v की जो वैल्यू होगी, ये v की वैल्यू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कॉमन वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे एक साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन इलास्टिक कोलिजन particles may be treated as single entity after कोलिजन। तो पार्टिकल को हम एक एंटाइटी मान सकते हैं। ठीक है। हाय, इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करेंगे, एनर्जी लॉस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो देखेंगे क्या क्या एनर्जी लॉस होगा अलग अलग कोलिजन्स में। सबसे पहले लिखते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में अगर मैं एनर्जी लॉस की बात करूं तो नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में कोई लॉस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब सेकेंड कोलिजन में अगर मैं बात करूं, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। तो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो डिफॉर्म्ड पोटेंशियल एनर्जी में ही पड़ी रहती है, वो वापस से रिगेन नहीं होती है। तो सम काइनेटिक एनर्जी इज
लॉस्ट, पहला पॉइंट तो ये है, दिस लॉस is permanently stored as deformed potential energy of bodies, जो वापस नहीं आती। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो कोलिजन है वो हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डिफॉर्म्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडीज, जो वापस से रिगेन नहीं हो पाती। तो ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन में। अच्छा, ये जो डिफॉर्म्ड पोटेंशियल एनर्जी है ये डिसिपेट हो गई है एनर्जी। ठीक है, यही एनर्जी क्या हो गई है, डिसिपेट हो गई है, क्योंकि वो वापस से अब जो बॉडी डिफॉर्म हुई है वो वापस से अपने शेप को रिगेन करने की क्षमता नहीं रखती है। तो इसी एनर्जी को हम बोलेंगे डिसिपेटेड एनर्जी, क्योंकि वो वापस से अब काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। वो एनर्जी डिसिपेट हो गया है, वो एनर्जी परमानेंटली लॉस हो गया है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और पार्शियल इलास्टिक में कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, सम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस। इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, हाय। तो इस वीडियो में कवर करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रिप्रेजेंट करने के लिए ई सिंबल का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता क्या है, टाइप ऑफ कोलिजन बताता है कि कोलिजन किस टाइप का है। टाइप ऑफ कोलिजन से मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन है कि पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इन सारी बातों को ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के बीच में। और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें तो पहले आप याद रखोगे कि इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और इन इलास्टिक कोलिजन में ये 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में ये है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक केस लेके बताता हूँ, एक m1 मास का ऑब्जेक्ट, वो ये v1 वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है और ये m2 का v2 वेलोसिटी से चल रहा है, सच दैट v1 इज ग्रेटर देन v2। तो आफ्टर सम टाइम कोलिजन होगा, और आफ्टर कोलिजन मान लिया मैंने यहाँ पे ये v1 डैश से मूव करने लगा और m2 वाला ऑब्जेक्ट जो है वो v2 डैश वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो अगर मैं यहाँ पे बिफोर कोलिजन की पिक्चर में देखूँ, तो बिफोर कोलिजन की पिक्चर में बेसिकली m1 और m2 के बीच में क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है। तो बेशक अप्रोच हो रहा है क्योंकि v1 ज़्यादा है v2 से, तो धीरे धीरे m1 और m2 के बीच का जो सेपरेशन होगा वो घटता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैं किसकी बात करूँगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन वाला सेक्शन मैंने रिलेटिव मोशन में कवर किया हुआ है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो वहाँ पे वो जाके रिलेटिव वेलोसिटी में देख सकता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2। और अगर मैं आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि v2 डैश इज ग्रेटर देन v1 डैश, ये ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, ये कम तेज़ी से भाग रहा है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली हो क्या रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, और वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 डैश माइनस v1 डैश। ये ठीक है, ये कोई भी कोलिजन है, जनरल कोलिजन की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करूंगा
वो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस डेफिनेशन को आप याद रखोगे। तो ई क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे ई इस कोलिजन के लिए, जनरल कोलिजन जो मैंने कंसीडर किया है, उसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v1 माइनस v2। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ये हो जाएगा, ये बेसिक डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर मेरे को ई की वैल्यू पता है तो मैं वहां से टाइप ऑफ कोलिजन बता सकता हूं, या अगर मुझे टाइप ऑफ कोलिजन पता है, अगर मुझे ये पता है कि ये कोलिजन कैसा है, बोले तो अगर मान लिया इलास्टिक कोलिजन है तो पक्का ई की वैल्यू 1 होगी, और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे पक्का ई की वैल्यू 0 होगी। ये दो केस में तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 होगी और इन इलास्टिक में ई की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर मान लिया वो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन आ गया तो मैं वहां पे एक रेंज दे सकता हूं कि ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता ई की वैल्यू क्या है, बट अगर मान लिया क्वेश्चन में मुझे ई की वैल्यू हाफ दे रखी है तो यहां से तो मुझे पता चल गया ना ये कोलिजन कैसा है, ये पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है। ये समझ में आता है? तो ई की वैल्यू पता है तो मैं डेफिनेटली टाइप ऑफ कोलिजन बता सकता हूं। लेकिन अगर मान लिया मुझे टाइप ऑफ कोलिजन पता है तो मैं वहां से ई की वैल्यू इस वाले केस के लिए नहीं बता सकता, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के लिए। बाकी इलास्टिक और इनलास्टिक के लिए तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होगी और इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 होगी। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इस वीडियो में कवर करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेसिस पे कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम दो कोलिजन पढ़ेंगे। एक होगा हेड ऑन कोलिजन और एक होगा ऑब्लिक कोलिजन। इसी कोलिजन को कई जगह लीनियर या वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं, और इस कोलिजन को कई जगह टू डायमेंशनल कोलिजन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि ये हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। मान लिया ये m1 मास का v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है बॉल, और यहाँ पे m2 मास का v2 से वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन पर है ये। तो इस तरीके के कोलिजन को, जब ये कोलिजन होगा तो इस कोलिजन को हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में वो कोलिजन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मान लिया मैंने एक m1 वेलोसिटी का है, वो v1 वेलोसिटी इस तरीके से मूव कर रहा है, और एक m2 वेलोसिटी का है, वो v2 वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट नहीं करता है, वो दो अलग अलग लाइन को कनेक्ट करता है। हो सकता है इनका कोलिजन यहाँ पे कहीं हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइन ऑफ मोशन है, इसका लाइन ऑफ मोशन LOM मतलब लाइन ऑफ मोशन है, और इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो सेम है। तो यहाँ पे अगर लाइन ऑफ मोशन सेम होगा तो ऐसा कोलिजन हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा, इफ लाइन ऑफ मोशन इज सेम फॉर कोलाइडिंग पार्टिकल्स। और यहां पर क्या बात है कि लाइन ऑफ मोशन इज डिफरेंट। इफ लाइन ऑफ मोशन इज डिफरेंट फॉर कोलाइडिंग पार्टिकल, तो यहां पे ऐसा कोलिजन कहलाएगा ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।